इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इस बिल के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी अवेटिंग बिल था लोगों के लिए, काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि जैसे जैसे हमारा जो इंटरनेट पे इन्वॉल्वमेंट हर इंसान की बढ़ती जा रही है, वो किसी भी एज का हो, वैसे वैसे डेटा की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो इस आर्टिकल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। तो इस आर्टिकल को मैंने लास्ट में डिस्कस किया, तो फिर उसको देखना ना भूलिएगा। थैंक यू। नाउ आवर फर्स्ट important टॉपिक इज, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट yesterday अबाउट COP27। मतलब कि हम लोगों ने COP27 के बारे में पहले ही कल डिस्कस कर लिया है, लेकिन आज हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे कि ये COP27 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों बन रहा है और इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों आ रहा है। सबसे पहला रीज़न COP27 का डिस्कस होने का ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है इस अभी के टाइम पे बहुत तेज़ी से होता जा रहा है और इसकी वजह से वाटर लेवल राइज होना, पॉल्यूशन लेवल बढ़ना और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। और इसको लेकर के कोई एक कंट्री नहीं बल्कि सारी ही कंट्री कंसर्न है, चाहे वो यूएस हो या फिर कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना या फिर कोई अदर कंट्री भी हो। हर कंट्री इसको लेके कंसर्न है क्योंकि हर कंट्री का कोई ना कोई ऐसा सिटी है, स्टेट है या पार्ट है जो वाटर में डूबता जा रहा है वाटर लेवल राइज होने की वजह से। ना COP27 पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं और जानते हैं कि COP27 की जो फर्स्ट मीटिंग है, COP27 की जो मीटिंग है, ये कॉन्फ्रेंस है, ये कहाँ पे हुई? तो ये हुई थी इजिप्ट, इसको इजिप्ट में शर्मल शेख में। तो ये देख सकते हैं इस बैनर में बताया गया कि COP27 जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जो है, शर्मल शेख इजिप्ट में हुआ है 2022 में। तो ये इतना स्पेशल क्यों बनता जा रहा है? तो इसके स्पेशल बनने की पीछे रीज़न ये है कि इस कॉप में, इस कॉन्फ्रेंस में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो एग्री हो गई हैं जो L&D फंड्स देने में। ठीक है, लॉस एंड जो कुछ भी डैमेज हुआ है उसके लिए फंड्स देने को रेडी हो गई हैं। कैसा लॉस एंड डैमेज, ये मैंने पिछले सेशन मतलब कल के करंट अफेयर्स के सेशन में बताया है ऑलरेडी। आगे भी इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन डिसाइड करने वाला है कि किसको कितने पैसे दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा। तो उसके लिए ट्रांजिशनल कमेटी बनाई गई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में, और वो ट्रांजिशनल कमेटी नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस होगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जो कि COP28 होगी, तब वो बनेगी और वहाँ पे वो ये सारा फंक्शन करने वाली है। अच्छा, इसको लेके जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उनका क्या क्लेम है? तो वो जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उनका ये कहना है कि अभी तक तो ये था कि कार्बन के एमिशन को, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रोकने की बात की जा रही थी, लेकिन अब हम जो है फ्यूचर इम्पैक्ट्स को भी इसमें कंसिडर करने जा रहे हैं और साथ ही साथ अदर एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे, जैसे कि वाटर लेवल राइज होना और पॉल्यूशन बढ़ना, कार्बन बढ़ना और भी सारे एलिमेंट जो पॉल्यूट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। तो ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है, अब ये किसको किसको कवर करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन को लेके ही कंसर्न नहीं, ये देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि ये कार्बन को लेके ही कंसर्न नहीं है। लॉस एंड डैमेज जो है फंडिंग है वो कवर करेगी ऐसे डैमेज को जो कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, जैसे कोई स्मॉल कंट्री है। अब देखो, ये जो डैमेज है, ये जो लॉस है, ये हो तो ग्लोबल लेवल पे रहा है, मतलब यूएसए भी कर रही है, इंडिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, जापान भी कर रहा है, सारी कंट्रीज़ यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूट करने में पूरा योगदान दे रही हैं। तो ऐसे में जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं जो पॉल्यूशन ना के बराबर कर रही हैं, वो तो ना के बराबर कर रही हैं, लेकिन इफेक्ट तो उनके ऊपर भी हो रहा है। वाटर लेवल तो वहाँ भी राइज हो रहा है, टेम्परेचर तो वहाँ भी बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे भी इफेक्ट होगा। अब वो कंट्रीज़ उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रही, तो ऐसी कंट्रीज़ को ये जो लॉस और डैमेज है इसको फंड करने का काम डेवलप्ड कंट्रीज़ करेंगी। अच्छा, इसका मतलब कि कोई रिपोर्ट है क्या इसकी? तो हाँ, 55 वल्नरेबल कंट्रीज़ ने एक रिपोर्ट बनाई है और उस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि लास्ट के 2 डिकेड मतलब लास्ट के 20 ईयर्स में जो लॉस हुआ है वो अराउंड $525 बिलियन का हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि 20% ऑफ देयर कलेक्टिव जीडीपी। मतलब 55 कंट्रीज जो है इनका जो कलेक्टिव जीडीपी निकालेंगे उसका 20% का लॉस इनको हुआ है। और अगर इसमें डीले किया गया और डीले नहीं भी किया गया तो भी ये लॉस $580 बिलियन
पर ईयर तक पहुंच सकता है 2030 तक। मतलब आने वाले समय 2030 में इनका जो लॉस है वो हर साल $580 बिलियन तक चला जाएगा। तो ये तो था कि क्या अपनी मतलब क्या कंडीशन है इसको लेकर के COP27 को लेकर के। इस पे इंडिया क्या कर रहा है, क्या इंडिया का कोई स्टैंड है इस पे या फिर नहीं है। तो इंडिया तो पहली बात इस COP27 के ये जो फंडिंग है इसको लेके बहुत पॉजिटिव है। वो कह रहा है कि हाँ सही है, करना चाहिए फंडिंग। तो इंडिया का टारगेट क्या है, इंडिया 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट लेके चल रहा है। मतलब कि 2070 तक वो नेट ज़ीरो एमिशन करेगा, मतलब एमिशन एक तरह से कार्बन का ज़ीरो कर देगा। ठीक है। दूसरा, COP26 में इसने इस टारगेट को अडॉप्ट किया है। इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट को मतलब पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2015 में आया था उसे भी रेटिफाई कर दिया है। नाउ द पॉइंट इज, पेरिस एग्रीमेंट है क्या। तो पेरिस एग्रीमेंट बात करता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है हमें उसे 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि अबव प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेवल पे जो हमारा एक ग्लोबल टेम्परेचर था प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे, उससे 2 डिग्री सेल्सियस से पहले ही रोक देना है हमें टेम्परेचर को राइज होने से। ठीक है। मतलब लेट्स अज्यूम कि अगर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री था तो 52 डिग्री से ज़्यादा हमें बढ़ने नहीं देना है। ऐसा इसका पेरिस एग्रीमेंट का पहला एक टारगेट है। दूसरा है कि ये जो है 197 कंट्रीज़ ने इसको नेगोशिएट किया और 191 कंट्रीज़ ने इसे साइन भी किया है। ठीक है। नाउ और लो कार्बन फ्यूचर प्लान लेके ये चलता है। लो कार्बन फ्यूचर मतलब कि कम से कम कार्बन का एमिशन ये करना चाहता है। अभी इंडिया का प्लान इसको लेके क्या है, पेरिस एग्रीमेंट को लेकर के। तो इंडिया कहती है कि 2030 तक, मतलब 2030 तक ये जो है अपने एमिशन इंटेंसिटी को 33% तो कम कर ही लेगा। अगर अभी 100% कर रहा है तो 33% कम कर देगा। कैसे करेगा वो हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे यहाँ पे ई व्हीकल्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियाँ आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके इसको काफ़ी तेज़ कर देंगी, मतलब एमिशन को कम कर देंगी। कम से कम 40% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से आएगी 2030 तक। मतलब अगर अभी 100 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी तो उसमें से अब 2030 तक क्या होगा कि 60 किलोवाट एनर्जी ही जो है फॉसिल फ्यूल से आएगी, बाकी 40 किलोवाट नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से आएगी। नाउ ये तो हो गया हमारा पहला आर्टिकल जो हमने डिस्कस कर लिया काफ़ी डिटेल में, और इसके पीछे भी जो जो चीज़ें हैं उस सबको डिस्कस कर लिया इंडिया के कंटेक्स्ट में भी। इसके बाद ये एक थोड़ा सा बैंगलोर में हुआ है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आता है निकल करके, वो हमें देखने को मिलता है कि ग्रेट नॉट साइटिंग अनटैंगल्स ऑफ माइग्रेशन मिस्ट्री। मतलब कि यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये जो बर्ड्स हैं, ठीक है, ये बर्ड माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये माइग्रेट करती रहती हैं, अलग अलग सीज़न में अलग अलग कंट्रीज़ में जाती हैं। अब एक बहुत बड़ा डाउट मतलब ये रहता है लोगों को कि ये बर्ड्स आ कहाँ से रही हैं और जा कहाँ पे रही हैं। तो ओवरऑल इसको पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नॉट है। ठीक है, ये नॉट लगी हुई इनके पैरों में। ठीक है, तो ये नॉट करती क्या है, मतलब ये आई थिंक किसी मेटल से बनी होती है एंड इस पर नाम लिखे होते हैं। मतलब जिसने भी ये नॉट लगाई है, ह्यूमन्स ही लगाते हैं, ठीक है, ट्रैक करने के लिए इनको। तो जिन्होंने भी ये नॉट लगाई उस पर लिख देते हैं कि ये यहाँ से बर्ड चल रही है, जा रही है, ऐसा कुछ। तो ये पता लगा कि ये जो बर्ड्स हैं ये अराउंड 9000 किलोमीटर फ्लाई करके आती हैं केरला के कोस्ट पे, और ये बर्ड्स रशिया से आई हुई हैं। ठीक है, तो बस इतना ही इसका था, और कोई ख़ास इसमें जानकारी नहीं है कि कौन सी बर्ड है, क्या है, कैसे है। ये है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो 9000 किलोमीटर तक ट्रैवल करती हैं, और इनका जो नाम है वो है ये इंडेंजर्ड स्पेशीज़ हैं, कैलिड्रस टेन्यूरोस्ट्रिस, इसको हॉर्सफील्ड भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ मतलब इनका नाम याद कर सकते हो, और कौन किस में आती हैं, तो ये इंडेंजर्ड स्पेशीज़ में आती हैं। इनका नाम है कैलिड्रस टेन्यूरोस्ट्रिस। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग, ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है गवर्नर का टॉपिक, और गवर्नर का टॉपिक हमेशा न्यूज़ में बना हुआ है। तो हम यूपीएससी के प्रीलिम्स में, मेंस में गवर्नर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हैं, नो डाउट। सो जब गवर्नर की बात आती है तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इशू क्या चल रहा है।
तो केरला में गवर्नर को चांसलर की पोस्ट से हटाने की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, मतलब जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं वो गवर्नर होते हैं, तो वहाँ पे उनको उन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर की पोस्ट से हटाने की बात की जा रही है केरला के गवर्नर को। आरिफ मोहम्मद खान जी हैं केरला के गवर्नर। तो 14 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो 14 नए बिल्स वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट लेके आई है, जो कि ये कह रही है कि हम रेप्यूटेड एकेडमिशियंस को ये काम सौंपेंगे, चांसलर की पोस्ट का गवर्नर को ये काम से हटा दिया जाएगा। इससे सरकार के ऊपर, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर ये जो कॉलेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का बर्डन है, वो कम हो जाएगी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। ये बहाना दे करके वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर को वहाँ से चांसलर की पोस्ट से हटाना चाह रही है। तो 14 नए बिल लेके आ रही है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। फिलहाल ये इश्यूज़ चलते रहेंगे, इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या बनता है ऐसे टॉपिक्स को लेकर के, कि जब बात गवर्नर की आए तो हमें पता होना चाहिए जो गवर्नर होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है किसी भी स्टेट का। आर्टिकल 154 के अकॉर्डिंग जो गवर्नर होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, एंड आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर्टिकल 164, तो मतलब ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैंने बता दिए। ठीक है, अब हम गवर्नर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो गवर्नर को अपॉइंट करती है हर स्टेट के। ठीक है, और नॉमिनेशन जो होता है गवर्नर का बाय यूनियन और उसका अपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ये कनाडा से ये मॉडल लिया गया है। मतलब कहाँ से गवर्नर के अपॉइंटमेंट और नॉमिनेशन को लिया गया है, तो वो है कनाडा मॉडल। ठीक है ना, अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है पावर्स ऑफ गवर्नर, गवर्नर की पावर्स। तो गवर्नर की जो पावर होती है वो 4 स्टेजेस में होती है। ठीक है, पहला होता है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में हर स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट के नाम पे लिए जाते हैं, एंड इनका काम होता है कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ, मतलब कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सबको अपॉइंट करने का काम गवर्नर का होता है। दूसरा है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं? लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको प्रोरोग और डिसॉल्व करने का काम भी गवर्नर ही करते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर को हर साल पहला जो सेशन होता है वो गवर्नर ही एड्रेस करते हैं। और अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट हैं तो उनकी एब्सेंस में गवर्नर ही किसी पर्सन को सेलेक्ट करें कि आप जाइए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रिसाइड करिए। फिर आती है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में ये बताया गया है कि गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट के बजट को भी देखने का काम करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। दूसरा कि रिकमेंडेशन देते हैं मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। मतलब आपको पता है ना कि मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले वो गवर्नर के पास जाता है, जब गवर्नर उसको रेटिफाई करते हैं तब जाके फिर वो आगे रेटिफिकेशन के लिए अदर उसमें जाता है। ठीक है, अदर हाउसेस में जाता है। तीसरा काम है कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने या कंटेंजेंसी फंड से पैसे निकालने, दोनों में गवर्नर की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है। चौथी जुडिशियल पावर आती है, वो कहती है कि जुडिशियल पावर में जैसे किसी की सज़ा माफ़ करनी है तो उसमें 5 पावर्स गवर्नर के पास हैं: पार्डन करने की, रिप्राइव करने की, रेस्पाइट करने की, रेमिशन या कम्यूटेशन करने की। इसमें हम लोग डिटेल में, वैसे मैंने इस पर एक गवर्नर पे एक लेक्चर बना दिया है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। पार्डन का मतलब है कि पूरी तरह से किसी की भी सज़ा को माफ़ कर देना। रिप्राइव का मतलब है उनके, मतलब कि जो एग्जीक्यूशन हो रहा है सज़ा का उसको रोक देना। रेस्पाइट मतलब होता है कि कम पनिशमेंट देना, थोड़ा सा पनिशमेंट की क्वालिटी को रिड्यूस कर देना। रेमिशन का मतलब है जो पनिशमेंट मिली उसका टर्म को रिड्यूस कर देना। और कम्यूटेशन का मतलब होता है कि एक जो फॉर्म है उसकी जगह दूसरे फॉर्म की उनको दे देना, मतलब पनिशमेंट दे देना। मतलब कोई एक काम मिला उससे थोड़ी सी कम सख्त पनिशमेंट दे दिया। ठीक है, ये सारे काम हो जाते हैं गवर्नर के। इसके बाद हमारे पास थर्ड आर्टिकल आता है, फोर्थ आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल ऐसे ही आता है, जिसमें ये बताया कि 73% जो क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स हैं उन्होंने पैसे खो दिए। ठीक है, खोने का मतलब ये नहीं है कि उनके पैसे लॉस हो गए, अ काइंड ऑफ लॉस कह सकते हैं। अगर उन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट या लॉस बुक कर लिया तो वो लॉस ही माना जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो थी वो
आज से 2 साल पहले 3 साल पहले बहुत अच्छी चली, ठीक है। मतलब बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी का एक सबसे बढ़िया कॉइन माना जाता है, वो काफ़ी अच्छा चला और उसको देख के लोग बहुत ज़्यादा उसकी तरफ लुभावित हुए और उसको जाके इन्वेस्ट करना शुरू किया बिटकॉइन में। लेकिन जैसा कि पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है और इसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉपर सेट रूल्स भी नहीं है जिनको लेकर के रेगुलेशन किया जा सके। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही वार्न कर दिया था इसके बारे में। फिलहाल हमारे यहाँ पे कंसर्न ये है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना बताया गया इस पूरे आर्टिकल में। इम्पॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि जो जमा करने वाले लोग थे, मतलब जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने वो कम थे, मतलब इन्वेस्ट करने वाले बहुत थे लेकिन जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया वो बहुत कम थे। देखिए ब्लू डॉट जो बने हैं ना, ये ब्लू बार्स जो बने हैं, ये ब्लू बार बताते हैं कि कितने लोगों ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। और ये जो रेड बार बने हैं, ये बताते हैं कि कितने लोगों ने लूज़ किया, पैसे मतलब उनके लॉस में चले गए। तो ये बता रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वहाँ पे लोगों के पैसे लॉस में ज़्यादा गए एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या जानना है एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, तो इसमें ये सिर्फ इतनी सी बात जानने की है कि इंडिया जो है, अगर रजिस्टर्ड यूज़र्स की बात की जाए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे, तो उसमें 3rd लार्जेस्ट है इंडिया, फर्स्ट नंबर पे यूएस है, दूसरे नंबर पे टर्की है और 3rd लार्जेस्ट है इंडिया, ठीक है। इसमें इस आर्टिकल में इससे ज़्यादा जानने लायक कुछ खास नहीं है। नाउ इकोनॉमी पोर्शन पे हम थोड़ा सा आते हैं। इकोनॉमी पोर्शन क्या, यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया हेल्थ कंपनसेशन फंड अप्रूव्ड एट यूएन समिट। इसको हम पहले ही बता चुके हैं, जो COP27 में हुआ, तो उसको लेके यूएन इंडिया काफ़ी पॉजिटिव है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल दिख रहा है, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बैट्स फॉर लोअर इनकम टैक्स रेट्स। मतलब ये जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इन्होंने बोला कि जो इनकम टैक्स रेट्स हैं वो कम होने चाहिए वाइट गुड्स के लिए। मतलब वाइट गुड्स क्या होते हैं, तो इसमें कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि टैक्स रेट्स हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं, तो ऐसा एज सच कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। कभी यूपीएससी नहीं पूछेगा कि इनकम टैक्स रेट किसी पे कितना है, ठीक है। लेकिन हाँ, वाइट गुड्स ज़रूर पूछ सकता है कि वाइट गुड्स क्या होते हैं। तो वाइट गुड्स आर नथिंग बट जो घर में अप्लायंसेज यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो ऐसे अप्लायंसेज को हम वाइट गुड्स बोलते हैं। तो उसी पे यहाँ पे जीएसटी कट करने की बात सामने आई है, बस। ओके, लास्ट बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये, जो इसे हम एडिटोरियल कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो है डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात की गई है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात यहाँ पे सामने आ रही है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है अब लॉज लेकर के आ रही है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए। तो बात यह है कि अभी तक गवर्नमेंट क्या कर रही थी, क्योंकि मतलब एक कंसर्न का टॉपिक है कि अभी तक गवर्नमेंट क्या कर रही थी। तो ये बिल जो है जस्टिस BN श्रीकृष्ण जी के द्वारा, एक पैनल थी उसमें जस्टिस BN श्रीकृष्ण जी ने सजेस्ट किया था 2018 में। फिर इसको मतलब 2018 में इसको लेके आया गया, इस पे बातें चली, बातें होने के बाद 2019 में फिर से ट्राई किया गया कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन 2019 में भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। गवर्नमेंट का ये कहना था कि टाइम, क्योंकि कोविड भी था, तो कोविड को देखते हुए इस बिल पे ज़्यादा काम नहीं कर पाए। और फिर अब 2022 में गवर्नमेंट इस बिल को लेकर के आई है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या बुराइयां हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये पर्सनल डेटा को ही प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, नॉन पर्सनल डेटा पे ये कोई प्रोटेक्शन लेके नहीं आएगा। नाउ ये पहला अटेम्प्ट था गवर्नमेंट का कि डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके आए, इंडिया का सबसे पहला अटेम्प्ट था। अब ये क्या क्या चीज़ें रेगुलेट करने वाला है, तो पहला डेटा प्राइवेसी, कि डेटा आपका प्राइवेट रहता है या नहीं। ये गवर्नमेंट, जो कंपनीज आपके डेटा को यूज़ कर रही हैं, जैसे गूगल है, फेसबुक है, अमेज़न है, क्या वो आपके डेटा को प्राइवेट बना रही हैं या फिर सबको बांटे जा रही हैं। साइबर सिक्योरिटी, आपका मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई ईजिली आपके चीज़ों को क्रैक करके यूज़ कर रहा है, आपके डेटा को भी यूज़ कर रहा है। टेलीकॉम रेगुलेशन, हार्नेस नॉन पर्सनल डेटा फॉर बूस्टिंग इनोवेशन इन कंट्री। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि आपका जो नॉन पर्सनल डेटा है उसका यूज़ किया जाएगा कंट्री की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए,
ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव भी पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि कैसे इसको अच्छे वे में भी यूज़ किया जाएगा। मेजर प्रोविजंस इसको इसमें क्या क्या है, तो मेजर प्रोविजन इस आर्टिकल में ये है कि हाई पेनल्टी लेकर के आई है गवर्नमेंट फॉर डेटा ब्रीच। मतलब कि डेटा ब्रीच का मतलब है जैसे कि आपने फेसबुक को या गूगल को, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन जैसे ऐप्स को अपना कोई डेटा प्रोवाइड किया, जैसे मान लीजिए फ़ोटो हो गई, या फिर आपका कोई मतलब नाम तो ठीक है, नाम इज़ अ नॉन पर्सनल काइंड ऑफ डेटा, लेकिन अदर चीज़ें जैसे बैंक का पासवर्ड हो गया, है ना, और भी पर्सनल चीज़ें जो सिर्फ आपको या फिर आपने जिसके साथ शेयर किए उनको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, फेसबुक पे चैट कर सकते हो, या कुछ पोस्ट कर सकते हो। तो अगर वो डेटा किसी और को, इस गूगल कंपनी या फिर फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज़ ने ऐसा काम किया, या फिर कोई और कंपनी जो आपका डेटा यूज़ कर रही है, उसने सेल करने की कोशिश की, तो फिर उसे 200 करोड़ रुपए का पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर वही किसी छोटे बच्चे, चिल्ड्रन का पर्सनल डेटा शेयर किया जाता है, ब्रीच किया जाता है, तो उसके लिए 100 करोड़ रुपए उन्हें पेनल्टी देनी होगी। और अगर ब्रीच होने के बाद वो नोटिफाई भी नहीं करते लोगों को, तो उसके लिए 150 करोड़ रुपए पेनल्टी देनी होगी। लेट्स अज्यूम कि किसी एक कंपनी है और एक कंपनी ने क्या किया कि आपका डेटा किसी को दे दिया, या उनका डेटा चोरी हो गया और उसे पता है, उसने आपको नहीं बताया, तो ऐसे में गवर्नमेंट उसके ऊपर 150 करोड़ की और पेनल्टी लगाएगी। अब इसमें नया क्या है? नया ये है कि जो पुराने लॉ थे हमारे पास, कुछ लॉ ऐसे थे, स्पेशली इसके लिए नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ छोटे मोटे लॉ ऐसे बना के गवर्नमेंट ने रखे थे, जिसमें 15 करोड़ की पेनल्टी थी। अब 15 करोड़ उन सब कंपनीज के लिए ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता, तो इसलिए ह्यूज पेनल्टी गवर्नमेंट लेके इस पर आई है। इसके लिए एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी सेटअप किया जाएगा, और साथ ही साथ सिर्फ पर्सनल डेटा को ही कंट्रोल किया जाएगा। इसके साथ जो है ये बताया जाता है कि जैसे यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि जो करंट ड्राफ्ट है वो रिमूव करता है एक्सप्लिसिट रेफरेंस टू सर्टेन डेटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल। जैसे कि इस बिल में ये चीज़ नहीं बताई गई है कि जैसे इन केस आपके पास कोई फ़ोटो कैमरा क्लिक करने वाला है, एडिटिंग ऐप है। अब एडिटिंग ऐप है तो एडिटिंग ऐप आपके फोल्डर की एक्सेस ले सकता है कि भाई आप फ़ोटो डालोगे तो वो फोल्डर के एक्सेस ले सकता है कि इस फोल्डर से फ़ोटो निकालने, तो वो एडिटिंग ऐप उस फोल्डर तक एक्सेस ले। लेकिन वो लोकेशन की भी एक्सेस लेके बैठा हुआ है, तो वो लोकेशन की एक्सेस लेके कर क्या रहा है? क्या वो आपकी लोकेशन किसी और को भी दे रहा है? तो इस तरह के कंसर्न सामने आते हैं, और इन पे गवर्नमेंट ने अभी तक कोई खास लेजिस्लेशन लेके, मतलब कोई खास इसमें रूल नहीं नज़र आया। अभी तो ये एक्ट बनना बाकी है, अभी ये सिर्फ बिल है, अभी ये एक्ट बनेगा 2023 के सेशन में। 2023 में जब पार्लियामेंट सेशन होगा तो वहाँ पे इसको एक्ट के तौर पर लाया जाएगा। देखते हैं वो पास होता है या नहीं होता। फिलहाल अभी तक तो इतनी सी ही बातें इसमें करी गई हैं। हाँ, इससे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं बन करके, क्योंकि अभी तक बिल ही है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बन के आ सकते हैं? क्वेश्चन ये बन सकता है कि डेटा प्रिंसिपल क्या होता है? व्हाट इज़ डेटा प्रिंसिपल? PRINCIPAL वाला प्रिंसिपल। तो डेटा प्रिंसिपल वो होता है इस केस में, डेटा प्रोटेक्शन बिल के केस में, ऐसा इंसान जिसका डेटा स्टोर या प्रोसेस किया जा रहा है। मतलब फेसबुक आपका डेटा ले रहा है, गूगल आपका डेटा ले रहा है, तो आप इस मामले में डेटा प्रिंसिपल हुए, क्योंकि आपका डेटा वो स्टोर कर रहा है या प्रोसेस कर रहा है। डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है? तो हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के गवर्नमेंट आई है इसमें कि डेटा को लोकलाइज करेगी। जैसे ये है कि जो बाहर की कंपनीज़ हैं, अब वो बाहर की कंपनीज़ क्या कर रही हैं? बाहर से सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रही हैं, तो वो यहाँ से डेटा लेके बाहर स्टोर करती हैं। जैसे अमेरिका में कोई कंपनी है, वो इंडिया से डेटा स्टोर करती है, आपका नाम, आपकी फ़ोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका पासवर्ड एंड ऑल सारे थिंग्स। जैसे अमेज़न है, फिर और भी कंपनीज है ढेर सारी, तो मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी कर सकता है काम, अभी तक किसी ने किया या नहीं किया ये नहीं पता, लेकिन कोई भी कर सकता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो बाहर स्टोर किए। अब जब बाहर अमेरिका में स्टोर किया तो अमेरिका को इंडिया से क्या लेना देना? अमेरिका वाले, मतलब ऑब्वियसली अमेरिका गवर्नमेंट इंडिया के लिए क्यों रूल लेके आएगी? तो अमेरिका में वो आपके डेटा के साथ क्या करते हैं ये किसी को नहीं पता। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं,
आप जो है इंडिया के अंदर एक ऑफिस अपना बनाओ, ऑफिस के अंदर ही फिजिकली डेटा को स्टोर करो। ऑनलाइन स्टोर नहीं करना है, क्लाउड स्टोरेज में नहीं, आप उसको एक डिवाइस में स्टोर करो और वो उस डिवाइस तक ही सीमित रहना चाहिए इंडिया की बाउंड्री के अंदर। इसी को कहते हैं डेटा लोकलाइजेशन, मतलब डेटा को लोकल एरिया मतलब कंट्री के बाउंड्री के अंदर में ही स्टोर कर लेना। तो ये रहा आज का एक इम्पॉर्टेंट, मतलब कि आज का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल तो मैं इसी को बोलना चाहूँगा। और साथ ही साथ इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी लेके आऊँगा जो प्रॉपर डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्ट आने के बाद। नौ ये सेशन यही कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।